टॉपिक है जी कोलेक्ट्रल कैंसर, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, साथ साथ इसके एनिमेशंस देखेंगे और उसको डील करेंगे प्रॉपर्ली कि होता क्या है, इसमें कौन कौन से प्रोसीजर, साइन एंड सिम्टम, ईच एंड एवरीथिंग, हर सब कुछ इसके अंदर आज डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम देखेंगे जी कि डेफिनेशन क्या होता क्या है, पॉलिप्स, बेसिक ऑफ कोलेक्ट्रल कैंसर, सर्जरी और स्टेजिंग, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम कवर करेंगे। तो इसके साथ साथ आपको एनिमेशन दिखाते हैं सबसे पहले जी। अच्छा जी, इसके अंदर हम देखेंगे जी कोलेक्टर कैंसर एनिमेशन के अंदर। इसके अंदर ये आपको लार्ज इंटेस्टाइन के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी किसी किस्म की, तो सो कोलेक्टर कैंसर के अंदर आ जाएगा, जिसके अंदर कॉलन, ये रेक्टम और ये साथ एनल कैनाल, ये तीनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो इसके अंदर कॉलन के अंदर स्टार्ट हो जाते हैं, आपको पॉलिप्स नज़र आ रहे हैं, पॉलिप्स, और ये बिनाइन स्टेज पे है। इसके अंदर अब नॉर्मल सेल्स की वजह से, नॉर्मल सेल्स ग्रो करने की वजह से पॉलिप्स डेवलप होते हैं कॉलन के अंदर। लेकिन ये अबनॉर्मल सेल्स आगे कैंसर में ट्रांसफर हो जाते हैं, एडवांस स्टेज में जाके कन्वर्ट होकर ट्रांसफर हो जाते हैं कैंसर सेल्स के अंदर, जिसके जरिए वो इसके वॉल्स के बाद अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर मिक्स होके अदर ऑर्गन्स को भी डैमेज करना शुरू कर देते हैं। ये सारे आपको एनिमेशन के अंदर नजर आ रहा है। तो इसके अंदर जो रिस्क फैक्टर जो कोलोरेक्टल कैंसर के लिए मोस्ट हाई रिस्क फैक्टर्स हैं, जिसके अंदर फैमिली हिस्ट्री आ जाती है, कॉलन पॉलिप्स आ जाते हैं, एज देखा जाए तो 50 से अबव हो या ओल्डर हो, ऑब्सिटी, बहुत ज़्यादा फैटी पेशेंट हो, स्मोकिंग इसके अंदर आ जाती है, और फिजिकली एक्टिव ना हो जो, तो अल्कोहल भी इसके अंदर इन्वॉल्व करती है। ये सारे इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। और इन्फ्लेमेटरी कॉलन डिजीज इसके अंदर, तो इसके साथ साथ जो कल हमने पढ़ा था इन्फ्लेमेटरी कॉलन डिजीज, ये सारी चीज़ें इसको रिलेट करती हैं, इंटरकनेक्टेड है। कोलोरेक्टल कैंसर के अंदर सिम्टम्स जो देखे जाते हैं, चेंजेस देखी जाती हैं बावल हैबिट्स के अंदर, और ब्लड स्टूल यानी कि स्टूल के साथ ब्लड आए किसी किस्म का, फीलिंग हो अनस्टेबल हो, एम्प्टी बावलिंग हो, या बेली पेन के अंदर आए, ब्लॉटिंग क्रैम्प्स वगैरह आते हैं। और इसके अंदर ये भी देखा गया कि वेट लॉस जो अनएक्सप्लेनेबल है, वॉमिटिंग, नोजिया और बैड फीलिंग, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व करती हैं। ये सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व करती हैं। तो अब हम आगे चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। एनिमेशन देखिए, एनिमेशन में थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया होगा, तो उसकी पोजीशंस के साथ आगे हम इसके ट्रीटमेंट को भी एनिमेशन के जरिए डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन में कॉलन में लार्ज बाउल, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, और रेक्टम के अंदर टर्मिनल पोर्शन ऑफ कॉलम, और पॉलिप्स के अंदर बिनाइन होती है, पीछे बता चुका है एनिमेशन के अंदर, नॉट इन्वेसिव होती है। एडिनोमास भी पॉलिप्स की टाइप्स हैं, जिसके अंदर या कैंसर मलिग्नेंट ग्रोथ से स्टार्ट होता है, फिर एडवांस स्टेज में जाके बिनाइन या ट्यूमर लेवल पे चला जाता है। तो ये स्टेज इसके अंदर जो कैंसर के अंदर ग्रोइंग स्टेज के अंदर जो ओरिजिनल ट्यूमर है ना, वो स्टार्ट करते हैं, और साथ में ये भी है कि मेटास्टेसिस भी डेवलपमेंट हो सकती है। तो कैंसर में इमोर्टल जो लाइव्स फॉर एवर, इसके अंदर मल्टीपल अनकंट्रोलेबल होता है, ऑन विदाउट नेबर्स हो सकता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर पार्ट ऑफ बॉडी के अंदर कैंसर डेवलप हो सकता है। तो ये जी एक पिक्चर है कॉलोन रेक्टम की, जो इसके अंदर आपको नज़र आ रही है, आइलम, ये सारी सिस्टम जो एनाटॉमिकल पिक्चर है जिसके अंदर आपको बताया जा रहा है, ये सारी की सारी कॉलन इन्वॉल्वमेंट होती है इसके अंदर, कोलोरेक्टल कैंसर के अंदर। तो मोस्ट जो कैंसर इनहेरिटरी देखा गया है कि इनहेरिटरी पेशेंट्स के अंदर होता है, ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स होते हैं उनके। तो साथ साथ ये भी देखा गया पॉलिप्स या एडिनोमास डेवलपमेंट होती है इनके अंदर, और टाइनी परसेंटेज जो देखी गई है एडिनोमास की देखी गई है एज कम्पेयर टू कैंसर। तो ये पॉलिप्स सर्जिकल रिमूवल के बाद ये जो आपको नज़र आ रहे हैं नीचे पिक्चर के अंदर, पॉलिप्स के अंदर जो कैंसर सीक्वेंस है, तो प्रोसेस जो बिनाइन पॉलिप्स को कैंसर को 7 to 10 ईयर्स में भी 7 से 10 साल जो अकॉर्डिंग टू रिसर्च है देखा गया है कि जो अगर इसको प्रॉपरली ट्रीटमेंट न करें तो 7 से 10 साल पुराने भी हो सकते हैं ये। तो उसके अंदर ये भी देखा गया कि इसका साइज देखा गया, मल्टीपल पॉलिप्स देखे गए हैं जो ज़्यादा रिस्क फैक्टर बनता है कैंसर के लिए। ये एक पिक्चर और अटैच की गई है इसके साथ, जिसके अंदर क्रोमोसोम अनबैलेंस हो जाता है और सारी इसकी स्टेजेस बताई गई हैं। ये वैसे आपको एक्सप्लेन करने की इसको बस लगाया गया है ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ये फैक्ट होता है इंसिडेंस का कोलोरेक्टल कैंसर और कोलोरेक्टल पॉलिप्स के अंदर।
तो एडिनोमा कार्सिनोमा एक ग्राफ के जरिए एक्सप्लेन किया गया है कि परसेंटेज बताई गई है कि पैरेलली ग्रो करते हैं। एडिनोमास को पॉइंटेड लाइन के साथ शो किया गया और कार्सिनोमा को एक प्रॉपर लाइन के जरिए। तो इसके अंदर ये भी देखा गया कि रिमूविंग ऑफ पॉलिप्स प्रिवेंट करता है कैंसर को, तो इसलिए ये भी देखा गया कि अगर पॉलिप्स डेवलप हो तो अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस हो जाए तो इसको कोशिश किया जाता है किसी तरीके से किसी भी प्रोसीजर के साथ इसको रिमूव कर दिया जाए। तो कैल्सिफिकेशन देखी गई एडिनोमास के अंदर, ये भी देखा गया कि कार्सिनोइड देखा गया, लिम्फोमा देखा गया, सार्कोमा और एडिनोमा कार्सिनोमा 99% इसकी रेंज है। तो स्क्यूमस सेल्स कार्सिनोमा भी देखे गए इसके अंदर। तो एपिडेमोलॉजी के अंदर जाएं तो इसकी थर्ड मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंसी वर्ल्ड वाइड देखा गया और फर्स्ट मोस्ट कॉमन इन सऊदी मेल्स जो रिसर्च की गई उसके मुताबिक। तो सेकंड टू लंग कैंसर में देखा गया है जिससे कैंसर डेथ देखी गई है और 21,500 न्यू केसेस 2008 के अंदर रिसर्च हुई थी, तो जिसके अंदर से 8,900 पेशेंट एक्सपायर हो गए थे। तो रिस्क फैक्टर देखा गया कोलोरेक्टल कैंसर के अंदर वुमेन्स के अंदर 1:116 रेशो है, मेन के अंदर 1:14 रेशो, यानी कि ये मेंस के अंदर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वुमेन्स। तो पीक इंसिडेंस देखा गया 7 डिकेड और ये भी ऑकर होता है एनी एज के अंदर, यानी कि 70 साल की उम्र के अंदर देखा गया ये पीक इंसिडेंस इसके। लेकिन यह है कि किसी उम्र के अंदर या किसी भी एज फैक्टर कोई मैटर नहीं करता, किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर रिस्क फैक्टर उनके इंक्रीज कर जाते हैं जो 40+ के अंदर होता है। तो एटोलॉजी देखें कोलोरेक्टल कैंसर के अंदर तो ये देखा गया कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, बाइल साल्ट, फैट, मीट, कैलोरीज, फाइबर्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, कैल्शियम और बॉडी साइज एंड हैबिटेज, फिजिकल एक्टिविटी, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें पिन पॉइंट लोकेट किए गए हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं और इसको प्रॉपर्ली डैमेज भी कर सकते हैं आगे जाके, प्रॉपर्ली मैनेजेबल नहीं है इस पॉइंट पे। तो रिस्क फैक्टर में हमने जेनेटिक देखा गया है, जेनेटिकली फैमिली बैकग्राउंड जो फैमिली हिस्ट्री में देखा गया है तो उसको जो ज़्यादा सीरियसली लिया जाता है, उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं कोलोरेक्टल कैंसर के, पॉलिप्स के और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के। तो उसके साथ साथ जो अदर फैक्टर्स देखेंगे वो डाइट, न्यूट्रिशन या स्मोकिंग, अल्कोहल वगैरह, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। तो जनरल पॉपुलेशन में 6% देखा गया है और सारी कोलोरेक्टल कैंसर में फर्स्ट डिग्री में 2 to 3% देखा गया है एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन के अंदर, यानी कि फर्स्ट डिग्री CRC मतलब 18%, 12 to 18%। नेक्स्ट जनरेशन में ज़रा और 3 to 4 रेशो बढ़ जाती है। तो इसके साथ ये भी देखा गया है कि अगर एज के साथ रेट करें तो 50 से लेस के फर्स्ट डिग्री 3 to 4 रेशो आ जाती है और सेकंड और थर्ड के अंदर 1.5। एक रेशो एक स्टेजेस के साथ बताया गया कि किस क्राइटेरिया के अंदर कितनी परसेंटेज निकालेगी, प्रॉपर वे में ग्राफ बनाया गया जिसके अंदर डिस्कस किया एज फैक्टर को, जेनेटिकली फैक्टर को, जिसके जरिए हम पॉइंट आउट कर सकते हैं कि रिस्क फैक्टर किसके अंदर किस पेशेंट के अंदर ज़्यादा हो सकते हैं। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के अंदर जाए तो ब्लीडिंग देखी गई है, ग्रॉस ऑकुलेट एनीमिया देखा गया है, बावल हैबिट्स में चेंजेस देखी गई हैं, पेन देखी गई है, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, अल्टरनेटिव पैटर्न्स मतलब चेंजेस आती हैं, ऑब्स्ट्रक्शन मोर कॉमन है इसके अंदर, तो फिर उसके लिए तो ओपन सर्जरी करनी पड़ती है। वैगो एब्डोमिनल पेन देखी गई है, कैलिबर ऑफ स्टूल देखा गया कि डिफरेंट शेप्स होते हैं उसके अंदर प्रॉपर्ली ब्रेक डाउन नहीं होती स्टूल की। तो वेट लॉस देखा गया, एब्डोमिनल मासेस देखे गए, एसिम्प्टोमेटिक देखे गए, सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। अगर इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाए तो कंप्लीट हिस्ट्री और फिजिकल हम प्रॉपर्ली इसको चेकअप करेंगे, एंडोस्कोपी कर सकते हैं। एंडोस्कोपी के आगे एनिमेशन दिखाता हूँ आपको कि एंडोस्कोपी के जरिए पॉलिप्स को कैसे रिमूव किया जा सकता है। फ्लेक्सिगोसिग्मोइडस्कोपी होती है, कॉलोनोस्कोपी होती है, बल्कि अब तो एडवांस स्टेज आ गई है कि जो फॉरेन कंट्रीज में चल रहे हैं ब्लूनोस्कोपी के ब्लून की हेल्प के जरिए, वो भी एक एनिमेशन आपको मैं अटैच करूंगा, आपको ज़रा आइडिया हो जाएगा। स्टेजिंग के अंदर एंडोरेक्टल अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, चेस्ट एक्सरे रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स के अंदर कर सकते हैं हम, लीवर अल्ट्रासाउंड मेटास्टेसिस को देखने के लिए, एब्डोमिनल सिटी स्कैन कर सकते हैं मेटास्टेसिस को देखने के लिए, या ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं CBC लिथ्रोसाइट्स और ट्यूमर मार्कर्स को देखने के लिए। ये एक एनिमेशन पिक्चर लगाई गई है ये कंट्रास्ट स्टडी की।
और सर्जिकल थेरेपी के अंदर देखा गया है कि सर्जरी की मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल है इस ट्रीटमेंट के लिए कोलोरेक्टल कैंसर के लिए, जिसके अंदर रेडिएशन और कीमोथेरेपी। अगर एडवांस स्टेज पॉलिप से अगर एडवांस स्टेज में चला गया, कैंसर की डेवलपमेंट शुरू हो गई है, तो उसके लिए तो फिर रेडिएशन या कीमोथेरेपी यूज़ किया जाता है। तो साइट ऑफ ट्यूमर्स को डिटेक्ट करने के लिए बेसिक प्रोसीजर्स, उसको फिर बहुत सी प्रोसीजर्स को स्पेसिफिक साइट पे आपको पता चल गया तो उसको डिटैच कर दिया जाता है स्पेसिफिक एरिया पे। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो आगे जाके जी प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन के अंदर देखा जाता है। तो प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन के अंदर देखा कि एलिवेशन ऑफ मेडिकल प्रॉब्लम्स देखते हैं, मैकेनिकल बाउल प्रिपरेशन देखते हैं, और आईवी एंटीबायोटिक वगैरह देते हैं आईवी के जरिए, डीवीटी डीप थ्रोम्बोसिस प्रिवेंशन, ब्लड क्लॉट वगैरह किसी लेग्स के अंदर ना बन जाए, हाइपन शॉट्स वगैरह, कंप्रेशन स्टॉकिंग, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम देखते हैं प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन के लिए। फॉलिक कैथेटर वगैरह यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें जो सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ सर्जरी में अगर जाएं तो एग्जामिन करते हैं एंटायर एब्डोमेन को, रिमूव करते हैं अप्रोप्रिएट सेगमेंट्स को कॉलन के विद एडुकेट मार्जिन के साथ, रिमूव करते हैं क्रॉसपॉन्डिंग लिम्फ नोड्स को, या ओपन विद लेप्रोस्कोपिकली अप्रोच करते हैं। ओपन भी कर सकते हैं सर्जरी या लेप्रोस्कोपिकली भी कर सकते हैं, दोनों में से ज़्यादा फैसिलिटेट हो। तो इसमें ये होता है कि ये भी हो सकता है कि लेफ्ट हेमिकोकोलेक्टमी भी हो सकती है, या आगे देखें तो लोअर एंटीरियर रिसेक्शन भी हो सकता है, यानी कि स्पेसिफिक पार्ट में अगर बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया कोलोरेक्टल कैंसर की वजह से तो इसको रिमूव किया जा सकता है। ये आपको एनिमेशन दिखाऊंगा, उसके अंदर आपको प्रॉपर्ली क्लियर हो जाएगा। ऑस्टोमी की तरफ जाए तो इंटेस्टाइन के अंदर ये कि अब्डोमिनल वॉल के जरिए, ये भी एनिमेशन के अंदर आपको प्रॉपर्ली समझ लगेगा कि अब्डोमिनल वॉल तो ओपन करके अब्डोमिनल वॉल में स्पेस दी जाती है, एंट्री दी जाती है, एक हॉल बनाया जाता है। तो कोलोस्टोमी के अंदर स्किन के जरिए, यानी कि प्रॉपर, ये आपको एनिमेशन दिखाता हूँ, उसके अंदर तीनों पॉइंट्स आपको प्रॉपर्ली समझ लग जाएंगे ऑस्टोमी के। ये वो स्पेसिफिक पार्ट जो भी रिमूव किया गया उसकी इमेज है। तो रिकवरी के अंदर देखा गया कि सर्जरी 2 to 4 आवर्स की सर्जरी या हॉस्पिटल स्टे 4 to 10 डेज हो सकता है। आईवी यूरिक कैथेटर, ये सारी चीज़ें पीछे हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर साथ साथ पढ़ते रहे हैं कि सारी चीज़ें, पेन किलर वगैरह दी जाती है, ब्लड थिनर और डिस्चार्ज किया जाता है, सारी चीज़ें रिकवरी की जाती है। यानी कि आपने ये बात याद करनी, तकरीबन 4 वीक्स के अंदर इसकी रिकवरी होती है। तो फॉलोअप के लिए बुलाया जाता है फर्दर पेशेंट को। जो असल चीज़ रह गई वो है एनिमेशन। अब एनिमेशन से पहले इसकी स्टेजिंग की तरफ जाते हैं, फिर इसके बाद हम एनिमेशन की तरफ जाएंगे इसके। तो पैथोलॉजी के अंदर कोलोरेक्टल कैंसर कितना माइक्रोस्कोपिकली भी हो सकता है, वेल मॉडरेट पोर्टली, और इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि स्टेजेस के अंदर अगर जाएं हम तो स्टेजेस में टीएस इन्वेजन ऑफ म्यूकोजा और होते हैं। T1 के अंदर होता है इन्वेजन ऑफ सब म्यूकोजा, T2 के अंदर होता है इन्वेजन ऑफ मस्कुलरिस प्रोपेरिया, ये सारा हो जाएगा। फुल थिकनेस भी आ जाएगी T4 के अंदर, T3 के अंदर, और T4 का इन्वेजन आ जाएगा प्रॉपरली एडजेसेंट ऑर्गन का, यानी कि ये एडवांस स्टेजेस के अंदर जाया जाएगा। किस लेवल तक ये जा सकता है, किस लेवल तक ये ग्रो सकता है। तो N1 के अंदर लिम्फ नोड्स के अंदर भी, लिम्फ नोड्स के अंदर 4 स्टेज से भी ज़्यादा डिस्टिंक्ट लिम्फ नोड्स और डिस्टिंक्ट ऑर्गन्स, लिवर और लंग्स को भी डैमेज करेगा। तो TNM की स्टेजिंग पे देखें तो टिस ट्यूमर्स और T1 T2 ट्यूमर्स, स्टेज 2 के अंदर T3 और T4 ट्यूमर्स, और स्टेज 2 के अंदर T3 और T4 ट्यूमर्स इन्वॉल्व करेंगे, और स्टेज 3 के अंदर एनी लिम्फ नोड्स या इन्वॉल्वमेंट या डिस्टिंक्ट मेटास्टेसिस, ये सारी स्टेजेस TNM स्टेजेस के अंदर आ जाएंगी। तो एडिशनल ट्रीटमेंट में कॉलन के अंदर ऑल स्टेज जो पेशेंट पॉजिटिव नोड्स, केमोथेरेपी, और रेक्टम के अंदर जो 2 to 3 स्टेजेस देखी जाती हैं पेशेंट का, रेडिएशन और केमोथेरेपी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं या पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए दी जाती हैं, किया जाता है इसके अंदर। इनमें जो लास्ट में स्लाइड्स जिसका स्क्रीन में जो सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है वो ये वाली है, सर्वाइवो TNM स्टेजेस की कंपैरिजन। इनमें स्टेज 1 पे हो तो उसकी तकरीबन 90% चांसेस होते हैं 5 ईयर सर्वाइवल के, या स्टेज 2 पे 80%, या स्टेज 3 पे 27 to 69%, और स्टेज 4 के सबसे कम परसेंटेज होती है सर्वाइवल के कमिंग 5 ईयर्स के लिए। आगे समरी देखते हैं जी। कॉमन कैंसर हमने डिस्कस किया है, और प्रिवेंशन और स्क्रीनिंग और रिसेक्शन पॉलिप्स। आगे अब एनिमेशन दिखाते हैं आपको। तो सर्जिकल प्राइमरी ट्रीटमेंट देखा गया और स्टडी इम्प्रूवमेंट देखी गई सर्वाइवल की।
अच्छा जी, इस एनिमेशन के अंदर जो 3-4 पॉइंट्स मैंने पीछे बताया कि एनिमेशन में जाकर डिस्कस करेंगे, आपको विजुअलाइजेशन के लिए ये एनिमेशन अटैच करते हैं ताकि प्रॉपर्ली जो थ्योरी के साथ विजुअलाइजेशन के साथ आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, प्रॉपर्ली विजन्स आ जाए आपके माइंड के अंदर, तो इमेज बनेगा तो आपको ज़रा आइडिया हो जाएगा प्रॉपर्ली इसका। तो चलते जी इसकी एनिमेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कोरेक्टर जो कैंसर को ट्रीटमेंट के ज़रिए किस तरह हम देख सकते हैं, तो उस पीछे आपको मैंने बताया था ये 3D एनिमेशन के अंदर आपको नज़र आ रही है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, इसके अंदर लार्ज इंटेस्टाइन आ गई है, कॉलन के ये देखें एंडोस्कोपिकली हम एंडोस्कोपिकली इसको प्रॉपर्ली देख रहे हैं इंटरनली इंटरनल स्ट्रक्चर्स को, ताकि हम पॉलिप्स को फाइंड आउट कर सकें पॉलिप्स की। तो ये देखें जी, अगर किसी केसेस में या मोस्ट ऑफ द केसेस में पॉलिप्स फाउंड होते हैं तो प्रॉपर्ली उसको रिमूव किया जाता है स्पेसिफिक पार्ट। और अगर कैंसर सेल्स या कैंसर की वजह से डेवलपमेंट हो गई, पॉलिप से एडवांस में चला गया, कैंसर डेवलपमेंट हो गई, कोलेक्टर कैंसर की स्टेज पे चला गया और अर्ली स्टेज पे अंदर अगर स्पेसिफिक पार्ट मिलता है आपको, तो उस स्पेसिफिक पार्ट को भी एंडोस्कोपी के जरिए रिमूव किया जा सकता है, तो इससे पहले कि वो ब्लड स्ट्रीम के जरिए बाकी दूसरे ऑर्गन्स को भी डैमेज करना शुरू करे। तो अगर ये पार्ट था, ये मैंने आपको बताया था कि आगे जाके मैं डिस्कस करूंगा कि प्रॉपर ओपनिंग देखते हैं एब्डोमिनल लेवल पे, और इस ओपनिंग के अंदर ये दिखाया जाएगा आपको एनिमेशन के अंदर कि अगर पूरी की पूरी कॉलन के अंदर इसमें स्पेसिफिक पार्ट डैमेज हो गया बहुत ज़्यादा, तो उसको रिमूव किया गया। तो उसमें ये करते हैं कि जो तो नर्व्स जो आती है उसको भी रिमूव किया जाता है इसलिए किया जाता है ताकि किसी किस्म की इसमें भी कैंसर सेल्स की कोई एंट्री ना हो गई हो, कोई अबनॉर्मलिटी ना डेवलपमेंट हो गई हो इसके अंदर, तो रिस्क फैक्टर्स को कम करने के लिए इसको भी साथ साथ रिमूव किया जाता है। तो ये देखें जी, अब इसको क्या करेंगे, इसको इसके साथ नीचे अटैच भी किया जा सकता है, या इसको तो एनएस के साथ इसको अटैच नहीं किया जाता कई बार, तो इसको क्या किया जाता है, इसको अबडोमिनल वॉल के से ओपनिंग दी जाती है जिसके साथ एक बैग अटैच किया जाता है, तो इसको टेम्परेरीली क्लोज किया जाता है एनएस को नीचे से, और ऊपर से जो कॉलन को उसके अटैच किया जाता है अबडोमिनल वॉल से ओपनिंग के जरिए एंटी एग्जिट दे दिया जाता है, और आर्टिफिशियली जिसको बना के, और उसके साथ बैग अटैच कर दिया जाता है ताकि किसी किस्म के स्टूल पार्टिकल्स हैं उसके अंदर, उसके जरिए हम रिमूव करते हैं उसको बॉडी से। उसमें ये भी हो सकता है कि उसके बाद जो उसकी देखने के बाद कि कैंसर की डेवलपमेंट कोई और फर्दर ऑन नहीं जा रही, उसकी स्क्रीनिंग करते हुए आफ्टर प्रोसीजर, तो ये इसको दोबारा अटैच भी किया जा सकता है उसके साथ। तो कोलोरेक्टल कैंसर के अंदर साथ साथ मैंने पीछे बताया था आपको केमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी भी जाती है। तो ये बाद में की जाती है और पहले भी की जा सकती है। तो इसमें ये कीमोथेरेपी के अंदर क्या होता है, ये कैंसर सेल्स जो डार्क ब्राउन कलर के आपको नजर आ रहे हैं, कीमोथेरेपी के जरिए इसको हम रिमूव कर सकते हैं इसको बॉडी से। तो रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी ये दोनों चीज़ें भी एडवांस लेवल पे जब लास्ट स्टेज पे चला जाएगा कैंसर डेवलपमेंट के अंदर, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। अच्छा जी, जो आज के लेक्चर में हमने बात की है उसमें क्या क्या चीज़ें हमने कवर की हैं, उसमें ये देखा गया कि कोलेक्टर कैंसर जो होता है मोस्ट कॉमन कैंसर है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का, और सेकंड मोस्ट फ्रीक्वेंसी डायग्नोसिस के अंदर मेलिग्नेंसी इन एडल्ट्स के अंदर सीटी और एमआरआई के जरिए मोर्टेलिटी के जरिए हम इसको मोस्ट कॉमनली यूज़ कर सकते हैं इसको डायग्नोस करने के लिए, इसकी स्टेजेस को फाइंड करने के लिए। और साथ साथ ये देखा गया कि सर्जिकल रिसेक्शन देखे गए हैं, और 5 years सर्वाइवल देखा गया रेट, जो मैंने पीछे आपको चार्ट दिखाया था। और बाद में हमने रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात की थी। रिस्क फैक्टर्स के अंदर हमने क्या बताया था कि ऑब्सेसिटी, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज की वजह से, जिसके अंदर क्रॉनिक अल्सरेटिव कोलाइटिस आ सकता है, कोरोनरी डिजीज आ सकती है, और साथ साथ ये भी देखा गया कि फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है कहीं पे पेशेंट की, पेल्विक इरिटेशन होती है, क्रॉनिक एडिनोमा हो सकता है, ये सारी चीज़ें हमने पीछे डिस्कस की हैं। एसोसिएशन साथ में देखी गई है कि किसी किस्म की एसोसिएशन और क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देखी गई है, बावल ऑब्स्ट्रक्शन, इंटरसेप्शन, आयरन डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है, ये सारी चीज़ें। और पैथोलॉजी के अंदर हमने डिस्कस किया है अल्सरेटेड और बाकी चीज़ें जो पीछे प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। तो साथ हमने ये भी देखा है कि जो कंट्रास्ट स्टडीज के अंदर बेरियम एनीमा है, बेरियम एनीमा को यूज़ करके हम कैसे
इसको वो डायग्नोज कर सकते हैं। बेरियम नीमा की मैंने कोई पिक्चर्स अटैच की थी जो हमने पीछे लेक्चर के अंदर देखा है। सीटी स्कैन मोडालिटी और एमआरआई मोडालिटी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। और याद रखिएगा कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर डिवर्टिकुलाइटिस, इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीज और लार्ज बावल लिम्फोमा, इनसे डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर ये 3 पॉइंट्स आएंगे। जरूरी नहीं है कि जो चीज़ें मैं स्लाइड में लिखूं उन्हीं से ही आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन आए, तो इसमें ये भी चीज़ें जो ऑरली एक्सप्लेन करता हूँ साथ साथ उस चीज़ों पे भी गौर किया करें। तो ठीक है जी, आज का आपका टॉपिक कवर हो गया। ओके।